हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद ए के सर में। क्योंकि फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स है तमाशा। और आज हम देखेंगे तमाशा एनसीईआरटी का। अच्छा, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं फिजिक्स तमाशा? नो डिसरिस्पेक्ट टू फिजिक्स, है ना। जो लोग फिजिक्स को प्यार करते हैं मेरे को गालियाँ मत देना, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ ना कि मुझे ऐसा लगता है लोग फिजिक्स की बहुत टेंशन लेते हैं, मतलब कि फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि आपको फिजिक्स आसान लगे, ठीक है। वरना आप रात को किसी दिन आके मुझे बोलोगे कि सर रात को आजकल ना मुझे फिजिक्स के डरावने सपने आते हैं। सर डरावने डरावने सपनों से ना मैं उड़ जाता हूँ। मुझे ऐसे तारे ज़मीन वाला सीन नहीं था, पर आप पेपर में लिख के आओगे R = F/2। ना शब्द सीधे हैं, ना फॉर्मूला सही है। आपके फिजिक्स के टीचर ना इसको पढ़ के आपके पेपर पर अपना सर फोड़ देंगे। वो बोलेंगे इस बच्चे ने जो मुझे ज्ञान दिया है आज, मैं समझ रहा था कि मुझे फिजिक्स आती है, इस बच्चे का ज्ञान जान के ना मैं तृप्त हो गया हूँ। अब इससे ज़्यादा ना मैं ज्ञान ले सकता हूँ, ना मैं ज्ञान दे सकता हूँ। तो ऐसा बुरा हाल मेरे को आपके फिजिक्स टीचर का भी नहीं करना है और आपका भी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए एकदम चिल रख कर हम पढ़ेंगे, एकदम बड़े भाई की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एकदम चिल करके, मुझे सच में पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसी मैं जब पढ़ रहा था तो लोगों को मुझे नहीं समझ में आती थी। तो वो चीज़ों पे मैं जानबूझ के ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है। और आपको अच्छा लगे, आपकी मेरी मेहनत समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। तो लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में देखा था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि लाइट जिस पाथ से जा रही है, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रिवर्स कर दूंगा तो लाइट उसी पाथ पे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन पाथ चेंज नहीं करेगी। फिर हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, स्पेरिकल मिरर्स हो, हम दो लाइट, इंसिडेंट लाइट को हम रिफ्लेक्टेड लाइट उसकी ट्रेस करेंगे। वो कौन सी दो है इंसिडेंट लाइट? वो है एक तो ऑब्जेक्ट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और ऑब्जेक्ट से जो प्रिंसिपल फोकस पे है। इन दोनों लाइट रेस की जब हम रिफ्लेक्टेड रेस को ट्रेस करेंगे तो हम इमेज को बहुत ही एक्यूरेटली पोजीशन कर पाएंगे, ठीक है। और फिर साथ ही साथ हमने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हमने ऐसा बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी इसमें क्या बोल रही है, ठीक है। और हमने बोला था कि हम रियल वर्सेस वर्चुअल को भी पढ़ेंगे। हमने लाइट के टर्म्स में, लाइट रेस के टर्म्स में रियल और वर्चुअल को समझ लिया था, लेकिन हमारा माइंड उसको कैसे, आइज़ उसको कैसे देखती है, माइंड उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, और एक स्क्रीन का कंसेप्ट क्या है, ये रियल और वर्चुअल इमेज के लिए हम स्क्रीन का टर्म कब, कहाँ, किसके लिए, क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ को भी हम समझेंगे आज की क्लास में। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी से। तो देखते हैं अपनी ये जो बहुत ही शानदार सी किताब है ये हमें क्या कह रही है। तो यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो you have studied about the image formation by plane mirrors. You also know the nature, position and relative size of the image formed by them. How about the image formed by the spherical mirrors? तो हम प्लेन मिरर के लिए समझ चुके हैं कि यार इमेज कैसी होती है, ठीक है। नेचर उसका वर्चुअल होता है, साइज उसकी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस उसका उसका जो पोजीशन है वो उसका हमने देखा था कि जो उसका इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो बराबर होता है ना। और बिहाइंड द मिरर होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है, ठीक है। सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। साइज़ उसका सेम होता है, साइज़ उसका सेम होता है ऑब्जेक्ट से। तो फिर स्पेरिकल मिरर्स पे अब हम आ गए। तो हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इन फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? आर द इमेज रियल और वर्चुअल? आर दे एनलार्ज, डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज? वी शैल एक्सप्लोर दिस एक्टिविटी, ठीक है। मैंने आपको ये सारे टर्म्स समझा दिए पहले ही, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या बोल रहा है? यू हैव ऑलरेडी लर्न अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। इन एक्टिविटी 9.2 यू हैव सीन दैट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट यू गॉट ऑन द पेपर इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन. It was tiny, real, inverted image. You got the approximate focal length of the concave mirror by measuring the distance of the image from the mirror. तो हमने देखा था, क्या देखा था कि सन से जो इमेज आ रही है, सन से जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ, इन्फिनिटी, क्योंकि सन बहुत दूर है। तो जब कॉन्केव मिरर पे वो आएगी तो कॉन्केव मिरर उसको एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट कन्वर्ज होकर कहाँ पे मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस पे मिलती है। तो सन को यूज़ करके इसने फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकल और फोकल लेंथ उसने कैलकुलेट कर दी। ये पिछले एक्टिविटी में कर चुके हैं हम। तो इस एक्टिविटी में क्या बोल रही है? टेक अ कॉन्केव मिरर, फाइंड आउट इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबाउ, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो हमारे पास पोल तो है ही, मिरर है तो पोल हम निकालेंगे, उससे ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसका, और फोकल लेंथ हमने इस मेथड से, फोकल पॉइंट हमने कैलकुलेट किया और फोकल लेंथ निकाल दी। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
ऑन द शीट ऑफ पेपर। कोई आप दूर दूर अगर आपके कोई ट्री है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये सब आप है ना एक्सपेरिमेंट में करोगे, मतलब जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो वहाँ पे करोगे, उसके लिए बता रहा है। हम इसको समझ लेते हैं ताकि आपका भी क्या एक कहते हैं ना विजुअलाइजेशन बन सके। तो आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। मार्क अ लाइन ऑन द टेबल विद अ चॉक, प्लेस अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड, प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन, draw with a chalk two more lines parallel to the previous line such that the distance between any two successive lines is equal to the focal length of concave mirror. These lines will now correspond to the positions of P, F and C respectively. Remember, for a spherical mirror of small aperture, the principal focus F lies midway between the pole and the center of curvature C. यही बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, F इक्वल टू आर बाय टू ही बता रहा है। बोल रहा है कि एक लाइन में पोल पे ड्रॉ कर दूंगा, एक लाइन में फोकल पॉइंट पे ड्रॉ कर दूंगा, और एक लाइन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ड्रॉ कर लूँगा। और इन दोनों लाइंस के बीच, मतलब इन तीनों लाइंस के बीच का जो गैप होगा वो बराबर होगा। तो जो पहला वाला लाइन है वो तो पोल को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा लाइन फोकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और तीसरा लाइन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड वे में जो लाइन होगी वो मेरी फोकल पॉइंट की होगी। और वो यही चीज़ बोल रहा है कि इसको आप ड्रॉ करेंगे, जब आप इसको लैब में करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि क्या लाइन बोल रहा है, ठीक है। कीप ब्राइट ऑब्जेक्ट से अ बर्निंग कैंडल एट अ पोजीशन फार बियॉन्ड सी। तो अब हमारे पास पोल आ गया है, एक लाइन पे हमने पोल को रख दिया है, उस पर हमने मिरर रख दिया है, उसको मैच करके पोल से उसको, ठीक है। एक हमने फोकल पॉइंट उसका ड्रॉ कर दिया है, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिया। तो हम हमारे पास एक मतलब स्केल आ गया है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स है, ठीक है, और मिरर भी प्लेस्ड है। तो हम अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर करके इमेज देखेंगे। प्लेस अ पेपर स्क्रीन, सॉरी, कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से अ बर्निंग कैंडल द पोजीशन फार बियॉन्ड सी। कोई पोजीशन पे कैंडल रखने को बोल रहा है। अब प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल A just beyond C, B at C, C between F and C, D at F and E between P and F. In one of these cases, you may not get the image on the screen. Identify the position of the object in such a case. Then look for its virtual image in the mirror itself. Note down and tabulate your observations. अलग अलग पोजीशन के लिए वो कॉन्केव मिरर की इमेज को स्क्रीन पे उतारने की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि आप इसके नेचर को देखिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए। एक पॉइंट पे वो बोल रहा है कि एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि आपकी जो स्क्रीन पे इमेज बनेगी ही नहीं। आप कहीं पर भी स्क्रीन को मूव कर दो, इमेज बनेगी नहीं। ऑब्जेक्ट आप एक जगह पे ऐसा रखेंगे ना तो इमेज नहीं बनेगी। और तब आप मिरर स्क्रीन को मत देखना, मिरर में देखना, तो आपको अपनी इमेज मिरर में दिखेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखेगी। तो ये कुछ आगे की बात बता रहा है, जो कि हम आगे वैसे भी जब हम रे ट्रेसिंग से इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। You will see in above activity that nature, position and size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the object in relation to the point P, F and C. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, P और F के बीच में है, F और C के बीच में है, C के पीछे है, कहाँ है, कैसा है, उसके रिस्पेक्ट में हम इमेज को देख रहे हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज फाउंड टू बी वर्चुअल फॉर सर्टन अदर पोजिशन, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। द इमेज इज ईदर मैग्नीफाइड, रिड्यूस और हैज द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज फॉर रेफरेंस इन टेबल 9.1। अभी क्या इसने बहुत सारी आगे वाली चीज़ें बता दी जो हम आगे समझेंगे कि क्या बोल रहा है। और इसने क्यों बता दिए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है आपको कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप जब लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये बोल रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो आप जब सच में फिजिक्स लैब में जाए और एक्सपेरिमेंट करें तो आप वो सही से आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिएगा, आपके जो टीचर आपको बताएंगे। और फिर इस टेबल पर जो इसने देखा है उससे आप अपने ऑब्जर्वेशन को मैच करके देखना कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम जब रे ट्रेसिंग से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि ये जैसे जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में आई थी, इस बुक ने बताई है, वही की वही पोजीशंस और वही इमेज की वही कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मेरी मैच कर रही है रे ट्रेसिंग से। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इसको हम छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, हम इसको आगे फिर से देखेंगे जब हम रे ट्रेसिंग करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो ऑब्जर्व करने की है कि जब हमने वर्चुअल इमेज की बात की इधर, वर्चुअल इमेज तो इन मिरर इटसेल्फ यू विल सी, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए इसने क्या बोला, आपको मिरर में दिख जाएगी। लेकिन जब आपने रियल इमेज की बात की तो अभी बोला प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन अ शार्प। तो कहीं ना कहीं इसने रियल इमेज की जब बात की तो स्क्रीन की बात की, वर्चुअल इमेज की बात की तो इसने आपको बोला है कि मिरर में आपको अपने आप दिख जाएगी। तो ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको इसको ड्रॉ करके और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है।
तो आगे हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स. We can also study the formation of images by spherical mirrors by drawing ray diagrams. Consider an extended object. मैंने आपको बता दिया था extended object क्या होता है. Of finite size placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. ठीक है. An infinite number of rays originate from each of these points. मतलब क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक लाइन है, वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलकर ही बनती है और हर एक पॉइंट जो मेरा ऑब्जेक्ट पे है वो एक सोर्स की तरह है लाइट के, मतलब उससे बहुत सारी डायरेक्शन में लाइट एमिनेट करेगी. टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर्बिट्ररीली large number of rays emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only 2 rays for the sake of clarity of the ray diagram. मतलब मैं बहुत सारी लाइट रेज ले सकता हूँ, कोई एक लाइट रेज जरूरी नहीं है, मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन में बहुत सारी, क्योंकि लाइट तो इन्फिनाइट लाइट रेज निकल रही है एक ऑब्जेक्ट से, एक पॉइंट से, ठीक है ना. पर मैं सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए सिर्फ 2 ऐसी लूँगा. कौन सी लूँगा? These rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. और हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, देख चुके हैं कि कौन सी वो 2 रेज होगी जो हम लेंगे. The intersection of at least 2 reflected rays give the position of image of the point object. एक पॉइंट को ढूंढने के लिए, पोजीशन उसकी पता करने के लिए हमें 2 लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए होता है. Any 2 of the following rays can be considered for locating the image. कौन सी 2 है? ये केसेस दे रहा है, इसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं. हमें पहले से पता है कि हम कौन सी 2 लेंगे. देख लेते फिर भी. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from principal focus in case of convex mirror. This is illustrated. ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन्फिनिटी से जो रे आएगी कॉन्केव मिरर पे, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे पास करेगी उसको बोलते हैं फोकस. तो या तो हम ये वाली रे को ले सकते हैं. और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोल रहा है कि इन्फिनिटी से रे आएगी, डाइवर्ज आउट होगी, लेकिन अगर मैं उसको पीछे की ओर ट्रेस करूँगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से वो इमर्ज आउट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है ऐसा लग रहा है. तो इसको बोलेंगे, ये मैं एक रे ले सकता हूँ जो कि फोकस से पास हो रही है, दोनों केस कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए. दूसरा वो क्या बोल रहा है, दूसरी कौन सी रे ले सकता हूँ मैं? अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और अ रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज इलस्ट्रेटेड. ठीक है, अब ये क्या, वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो. ऊपर वाले केस में क्या बोल रहा था कि इन्फिनिटी से आके फोकस पे आएगी या फिर इन्फिनिटी से आके डाइवर्ज आउट करेगी और ऐसा लग रहा है कि फोकस एमर्ज कर रही है, दोनों केस में. इसमें क्या बोल रहा है? सेम चीज़, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसने लगाई जो हम पढ़ चुके हैं, और इसने बताया कि अगर फोकस पे आएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी. दोनों केस में इधर फोकस पे आ रही है, फोकस से पास हो रही है तो इन्फिनिटी पे गई, और इधर यहाँ पे फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके इन्फिनिटी पे गई. और ऊपर क्या था, इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे कैसे गई, यहाँ पे भी इन्फिनिटी से आ रही है तो इमर्ज डाइवर्ज हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फोकस पे से इमर्ज हो रही है. तो ये चीज़ इसने बोला इन दोनों में से आप कोई भी एक ले लो, और हमने देख लिया था कि हम इसको लेंगे. ठीक है, दोनों एक ही बात है, 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसको कान उल्टा करके आपको बता दिया. अ रे पासिंग, थर्ड कौन सी बोल रहे रे? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. This is illustrated in figure. The light rays coming back along the same path because the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लाइन भी हम बात कर चुके हैं. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने लाइन सेम लाइन पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस पास होता है, रेडियस नॉर्मल होता है रिफ्लेक्टिंग सर्कल के. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट पास करेगी मिरर की ओर, स्ट्रेट लाइन वो नॉर्मल होगी और वो सेम पाथ पे रीडायरेक्ट हो जाएगी. और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इफ इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, असली में तो पास होगा नहीं. इधर भी फोकस के लिए क्या बोला था, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस. ठीक है, तो अगर इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर पे कैसे फॉल करेगी, नॉर्मल फॉल करेगी, तो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. और ये भी हम देख चुके थे. एक और रे जो बोल रहा है कौन सी ले सकते हैं? अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंट पी, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror, reflected obliquely. The incident and reflected rays follows the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis. तो ये वाली रे के लिए हमने क्या बोला था कि हम ये वाली रे को नहीं लेंगे. क्यों? क्या बोल रहा है कि भाई जो पोल पे आएगी वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगी.
पर ये वाली रे के लिए हमने बात किया था कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को निकालना, ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको हम टाइम कंस्ट्रेंट कंडीशंस में, इसको एग्जाम में या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम कौन सी दो रेस को लेंगे, एक है सेकेंड वाली, इस थर्ड वाली, इसी को लेकर हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए हम इसी रेस से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे। और ये वाली जो रे है ये 1 के बराबर ही है, ये 1 जो है ये 2 और 1 एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये 2 और 1 एक ही है, ठीक है। दोनों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा के अलग अलग तरीके से समझाया। रिमेंबर दैट इन ऑल अबाउ केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। At the point of incidence, the incident ray is reflected in such a way that angle of reflection equals to the angle of incidence. ये तो होना ही है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लाइट की प्रॉपर्टी है, उसका सरफेस के रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उसका कोई लेना देना नहीं। जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो हर कंडीशन में सही होनी होनी है। तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे हमने अभी जैसे सारा पुराना कवर कर दिया। अब एक एक जो चीज़ आ जाती है जो कि हमने पीछे छोड़ दी थी, कि स्क्रीन की बात हुई थी और रियल और वर्चुअल क्या होती है। तो रियल और वर्चुअल चीज़ क्या होती है, तो हमने जैसे देखा था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, हमने देखा था कि जब इस चीज़ के बारे में पढ़े थे कि एक रियल इमेज क्या होती है या रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमने देखा था कि रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ पे लाइट एक्चुअल में किसी पॉइंट से बाहर की ओर एमिनेट हो रही है, ठीक है। तो वो होता है रियल ऑब्जेक्ट। और अगर किसी पॉइंट पे इट अपियर्स टू दैट लाइट इज कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, तो ये हमारा जो होता है वो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इसमें कॉमन क्या होता है, ऑब्जेक्ट के केस में कॉमन क्या होता है, जो रेज होती है वो इंसिडेंट होती है, ठीक है। और सेम चीज़ जब हमने इमेज के लिए देखी थी, तो इमेज के लिए देखी, इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, तो वो एक रियल इमेज होती है। और इट अपियर्स टू एमिनेट फ्रॉम वन पॉइंट, एक्चुअली नहीं, कहीं और से आ रही होगी, लेकिन इधर रिफ्लेक्शन की वजह से डाइवर्ज आउट हो गई, बट इट अपियर्स टू एमर्ज फ्रॉम वन पॉइंट, देन दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और हमने क्या देखा था कि इसमें कॉमन क्या होता है दोनों इमेज के केस में, कि जो रे होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। लेकिन हमारे आइज इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो हम जैसे अगर एक प्लेन मिरर के लिए मैं बात करूँ, ठीक है, और इसके बेसिस पे ना 3 सवाल बनते हैं। वो 3 सवाल क्या है, इसके बेसिस पे 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। और ये सवाल आ सकता है आपको। और स्क्रीन के रिस्पेक्ट में अगर मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की मैं बात करूँ, तो 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। कैन वर्चुअल इमेज बी टेकन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन क्या है मेरा, जैसे हम स्क्रीन, जैसे प्रोजेक्टर से जब हम मूवी देखते हैं तो लाइट प्रोजेक्टर से निकलती है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और वो पॉइंट पे हम स्क्रीन रख लेते हैं, तो वो स्क्रीन पे हमें मूवी दिखती है फिर, तो उस चीज़ को हम स्क्रीन बोलते हैं। तो वही हमारी टीवी स्क्रीन है, या फिर जो आप पीवीआर में सामने की ओर जो बोर्ड देखते हैं वो स्क्रीन है, वही एक स्क्रीन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कैन रियल इमेज बी टेकन ऑन स्क्रीन, और थर्ड है, यहाँ पे ऑन आएगा, और थर्ड है, डू रियल इमेज फॉर्म्स ओनली ऑन स्क्रीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, जैसे हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था कि अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, मैं मान लेते कि प्लेन मिरर पे यहाँ पे इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, तो मेरी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है। और वो कैसे बनेगी, क्योंकि लाइट तो यहाँ से मेरे पास से एमिनेट होके लाइट तो डाइवर्ज आउट हो रही है, ठीक है, यहाँ से डाइवर्ज आउट हो रही है, लेकिन वो, अगर मैं उसको हैंड द मिरर उसको देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से एमर्ज हो रही है। तो एक्चुअल में क्या लाइट यहाँ पे आ रही है, एक्चुअल में लाइट यहाँ पे आ रही है,
एक्चुअल में तो लाइट यहाँ पे आ ही नहीं रही है, और मुझे तो पता ही है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ तो हूँ ही नहीं। तो जो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं, जो चीज़ एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है, उसको मैं स्क्रीन पे कैसे लूँगा? उसको मैं स्क्रीन पे नहीं ले सकता। इसका आंसर है नो। और हमारा ब्रेन वैसे भी इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मेरे ब्रेन को क्या समझ में आ रहा है? मेरे ब्रेन को ये समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट रहे, ठीक है? ये यहाँ से आई और यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो मेरे ब्रेन, जो मेरी आईज़ है, वो तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहा है। उसको ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंसिडेंट कहाँ हो रही है, कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस ये रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रही है, और उसको ये समझ में आ रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस डायरेक्शन में यूँ आ रही है, इधर की ओर आ रही है रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पीछे से आ रही होगी, ठीक है? और वो अज्यूम कर रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, पर ये तो हम जानते हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस थ्रू एवोल्यूशन। मतलब जैसे आपने है ना, कभी अगर आपने वाइल्ड लाइफ कोई आप जर्नल्स या चैनल्स फॉलो करते होंगे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जंगल में ना मिरर लगा दिया है, तो वाइल्ड एनिमल जब उसको एनकाउंटर करता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक इमेज है, ये मेरा ही एक इमेज है। उसको ये चीज़ समझ में नहीं आया, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है। और हमारा माइंड भी सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेस को ट्रेस कर रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रही है रेस, उसको कुछ नहीं पता। उसको बस ये समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे मेरा आँख में ही है, मतलब ये कहीं ना कहीं, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ समझता है लाइट का, स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में उसको ट्रेस कर रहा है, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो आ रही है वो एक्चुअल में तो कहीं से आ ही नहीं रही है, वो तो इंसिडेंट लाइट ही है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है। और वर्चुअल के केस में वो कहीं इमेजनरी पॉइंट से आ रही है, एक्चुअल में तो कोई पॉइंट है ही नहीं। इमेज मिरर के पीछे क्या है? मिरर के पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो एक्चुअल में तो कोई पॉइंट है ही नहीं, इसलिए हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, क्योंकि एक्चुअली वो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ धोखा, सिर्फ एक धोखा है, धोखा है ये। आपको पता ही नहीं है कि कुछ एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ठीक है? और रियल इमेज के केस में क्या होता है? रियल इमेज के केस में क्या होता है, अगर मैं कॉन्केव मिरर के लिए मैं अगर देखूँ, ठीक है, तो जो मेरी इमेज होती है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरी एक इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है? और लाइट यहाँ पे इस केस में एक्चुअल में यहाँ से आके इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो रही है, और इधर एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है। वो लाइट, जब मैं दो लाइट को ट्रेस करूँगा तो लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज इधर हो रही है। तो यहाँ पे जब एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, तो क्या मैं इसको स्क्रीन पे ले पाऊँगा? बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्क्रीन प्लेस कर दूँगा, मैं इसे स्क्रीन रख दूँगा, तो मुझे लाइट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, ठीक है? तो ये रियल इमेज के केस में ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन क्या रियल इमेज तभी बनेगी जब स्क्रीन है? स्क्रीन नहीं होगा तो रियल इमेज नहीं बनेगी? उसका आंसर है नो। मतलब क्या? कि अगर स्क्रीन नहीं है तो भी रियल इमेज बनेगी, पर हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज जैसे मेरे को अगर आपको देखना है, तो मैं आपके कोई ना कोई बॉडी फीचर पे फोकस करूँगा, या तो आपकी आंखें होंगी, नाक होंगे, कान होंगे, मैं उस पर फोकस करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं हो, मैं आपको बोलूँ कि आपको बीच में एक हवा की एक थिन लेयर है, मतलब ये आपके बीच में हवा है, बहुत सारा मीडियम है, इस मीडियम में एक थिन लेयर को आपको अज्यूम करना है और आपको उस पर फोकस करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। या तो मैं अभी डायरेक्ट कैमरा में फोकस कर रहा हूँ, मैं बीच में तो फोकस कर नहीं सकता, ठीक है? मैं या तो यहाँ पे इस माइक को फोकस कर दूंगा, या तो मैं इस कैमरा पे फोकस करूँगा, नहीं तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे फोकस करूँगा। मैं बीच में हवा पे कैसे फोकस करूँ? तो हमारी आइज़ इतनी पावरफुल नहीं है, बट थ्रू सम ट्रेनिंग हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर इमेज यहाँ पे हवा में बन रहा है कहीं, तो हम, बहुत उसके लिए ट्रेनिंग लगती है, लेकिन हमारी आइज़ उसको फोकस कर सकती है, बट इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। एंड हमें हमेशा कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे हम फोकस कर सकें, ताकि हम उस चीज़ को देख सकें। इसीलिए जब स्क्रीन होती है तो हमें इमेज दिखने लग जाती है। इट डज़ंट मीन कि इमेज वहाँ पे नहीं है, अगर स्क्रीन नहीं है तो इमेज वहीं पर है, लेकिन जस्ट अगर स्क्रीन प्रेजेंट होगी तो हम उसको देख पाएंगे। तो यही सारी कहानी है रियल और वर्चुअल इमेज की। स्क्रीन के रिस्पेक्ट में वो क्या होती है, और हमारा हमारा ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करता है, हमारी आंखों में क्या इश्यूज़ है, हमारे ब्रेन में क्या इश्यूज़ है ना? तो ये रियल और वर्चुअल इमेज की कहानी मैंने आपको इस एग्जांपल से बताई है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब इसको देखेंगे, तो हम सही में अब अलग अलग पोजीशंस के लिए हम रे डायग्राम बनाएंगे, और इमेज के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे कि किस पोजीशन पे कैसा इमेज बन रहा है। और अगर आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका मुझे जितना प्यार मिलेगा, आपकी तरफ से जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं उतना ही एफर्ट डाल के वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फुल एफर्ट दे के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर आप लोगों का एक भी मार्क मेरी वजह से
अगर बढ़ता है एग्ज़ाम में। और मार्क्स की बात छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ ये भी अगर कमेंट में लिख देते कि सर मुझे पढ़ के मज़ा आया, तो मैं समझूंगा कि मेरे एफर्ट्स बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे। तो आप प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पुराने वीडियोस की लिंक मैं हमेशा बताता हूँ कि आप पुराने वीडियोस को देखिए, बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे जब आपको कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स को उठा सकते हैं, दूसरे उसको पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने को मना नहीं किया गया है, लेकिन आप उसको एनसीईआरटी को बाईपास करके उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप और क्वेश्चन एज भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पुराने वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। तब तक के लिए अलविदा, और मिलते हैं अगले सेशन में।